मालूमात सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इरफान सैयद और आज का टॉपिक है महाडीबीटी स्कॉलरशिप। चलिए जानते हैं मुकम्मल और सही इन्फॉर्मेशन मालूमात महाडीबीटी स्कॉलरशिप के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वक्त पर पहुंच सके। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के इस मालूमात सेंटर में इस चैनल के ज़रिए हम सभी तरह के स्कॉलरशिप की एक सीरीज़ दिखाने जा रहे हैं। इसमें हर तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, आज का टॉपिक है महाडीबीटी स्कॉलरशिप। तो महाडीबीटी स्कॉलरशिप होती क्या है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये दी जाने वाली स्कॉलरशिप है जो महाराष्ट्र के हर उस बच्चे को, मतलब जिसका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, फिर चाहे वो पढ़ाई ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कर रहा हो, उसके लिए ये स्कॉलरशिप लागू होती है। अब ये स्कॉलरशिप में 3 तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं। एक तो जैसे सबसे पहले ईबीसी है, फिर ओबीसी है या रिजर्व कैटेगरी की है, और तीसरी माइनॉरिटी है। इसी के साथ में और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है जैसे एकलव्य स्कॉलरशिप वगैरह। तो ये सब हम डिटेल्स जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका आधार कार्ड 2 चीज़ों से लिंक होना चाहिए। एक तो मोबाइल से और दूसरे आपके बैंक अकाउंट से। देखिए, अगर मोबाइल से आपका लिंक ना होगा तो आपको ओटीपी नहीं आएगा, और सेकंडली बैंक से लिंक नहीं होगा तो ये जो पेमेंट आपका स्कॉलरशिप का अप्रूव्ड होता है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आपका आधार कार्ड बैंक से भी लिंक हो और मोबाइल से भी लिंक हो। अब एक बात ज़रूरी है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर अनरिकग्नाइज्ड कॉलेज जो होते हैं उनके लिए ये महाडीबीटी स्कॉलरशिप लागू नहीं है। तो उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप होती है तो वो हम आगे जानेंगे। लेकिन जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये इस तरह से आपने पूरे डॉक्यूमेंट आपके जारी ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट मतलब बैंक की पासबुक है, उसी के साथ में आपका 10th का सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th किया है तो 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। उसी की तरह आपके प्रीवियस जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो आपके साथ में होना ज़रूरी है। डोमिसाइल ज़रूरी है। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, SC ST, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और प्रोफेशनल कोर्सेज में होंगे तो कास्ट वैलिडिटी भी ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार का चाहिए, उससे नीचे का या तलाठी या किसी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार का चाहिए। याद रखिए, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो हर साल 31 मार्च को लैप्स हो जाता है, तो 31 मार्च तक की जो वैलिडिटी है तो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर रिसिप्ट, ये दोनों में से आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं। एडमिशन प्रूफ के तौर पर कैप ID का होना ज़रूरी है। इसी की तरह लिविंग सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, और आपके घर में 2 से ज़्यादा बच्चों ने स्कॉलरशिप नहीं उठाई है, इसका एक डिक्लेरेशन होता है, वो आपको देना होता है। और माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी सेल्फ डिक्लेरेशन कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले ये गलतफहमी दूर कीजिए कि आप सभी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं और सभी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है। आप या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ले सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे कि मैंने पहले कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो होता है, ये जो डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है, वहाँ पर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो मतलब महाडीबीटी की स्कॉलरशिप आपके लिए लागू नहीं है। तो ऐसे वक्त में आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसके थ्रू अप्लाई करके आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर वो स्कॉलरशिप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए होती है। अब सेकंड चीज़, आप EBC OBC मीन्स EBC एक कैटेगरी है, उसके बाद में OBC SC ST जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो एक स्कॉलरशिप है, और थर्ड वन है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। तो आप तीनों में से कोई एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप लेनी है। तो देखिए, अगर आपका कॉलेज का ट्यूशन फ़ी जो है अगर 50,000 है, अब या मान लीजिए 60,000 है, तो अब अगर आप EBC स्कॉलरशिप लेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, मतलब 30,000 हो जाता है। आप OBC स्कॉलरशिप, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आप OBC स्कॉलरशिप ले सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये 50% कंसेशन भी मिलता है, प्लस आपको कुछ अलाउंस भी मिलता है। लेकिन अगर वहीं आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट जो होती है 25,000 होती है। तो इन केस जब आपका ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आप EBC या OBC को लीजिए, और अगर इन केस आपकी ट्यूशन फ़ी कम है
और वहाँ पर आपने अगर एडमिशन ओबीसी में से नहीं लिया है, ओपन कैटेगरी में से लिया है, तो आप वहाँ एबीसी की जगह माइनॉरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जो हॉस्टेलर हैं, उनके लिए पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता ये एक स्कीम है, जिसमें आप हॉस्टल अलाउंस के तौर पर आपको साल को 28,000 मैक्सिमम, 8,000 या 28,000, ये जो मैक्सिमम अमाउंट होती है उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से मिल सकती है। लेकिन ये पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए होती है। अब अगर मान लीजिए कि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपने हॉस्टल प्रूफ देना है, और आप हॉस्टल में नहीं रहते, अगर बाहर कहीं पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हैं या फिर रूम रेंट पर लेकर रहते हैं, तो आपने उस रूम ओनर से 100 रुपीज़ के स्टैम्प पर लिव-इन लाइसेंस एग्रीमेंट, जिसको हम भाड़े करार भी कहते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं, वो बनवा लीजिए और उसको आप एज अ प्रूफ अपलोड कीजिए। देखिए, पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता में अगर स्टूडेंट जो है वो किसी रजिस्टर्ड लेबर का अपत्य हो, मतलब अगर उसके फादर रजिस्टर्ड लेबर हो, या फिर अल्प भूधारक दाखला अगर आपके पास है, मतलब आपके पिताजी की बहुत कम ज़मीन है, खेती शेत ज़मीन जो कहते हैं अपना, खेती की ज़मीन बहुत कम है, 1 एकड़ से कम है या 5 एकड़, उसका जो भी क्राइटेरिया होता है, तो अल्प भूधारक का एक दाखला आपको तहसीलदार कार्यालय से मिलता है। तो अगर आप अल्प भूधारक दाखला या रजिस्टर्ड लेबर, जैसे बांधकाम कामगार वगैरह किसी तरह से जो स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें अगर आप के फादर अगर रजिस्टर्ड हैं तो एक बांधकाम कामगार कार्ड मिलता है, जिसे को रजिस्टर्ड लेबर भी कहते हैं हम। तो अगर आपके पास रजिस्टर्ड लेबर या अल्प भूधारक दाखला है तो आपको 28,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप हॉस्टल अलाउंस के तौर पर मिलेगी। अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ 8,000 रुपये मिलेगी। मतलब अगर आपके पास दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट है तो आपको 28,000 मिलेंगे, और अगर नहीं है तो सिर्फ 8,000 रुपये मिलेंगे। अब इसमें ये भी देखिए कि आपका आधार कार्ड का एड्रेस और कॉलेज का एड्रेस या फिर हॉस्टल का एड्रेस, इसमें डिस्टेंस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जिस सिटी में रहते हैं उसी सिटी के कॉलेज में होते हैं, और वहीं के लिए 100 रुपये के स्टैम्प पर किसी दोस्त का, रिलेटिव का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। या तो आपका हॉस्टल दूर होना चाहिए घर से, तो उसके कोई ऐसा ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन मिनिमम 20 to 25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होना ज़रूरी है। जहाँ पर मेडिकल कोर्सेस हैं, जैसे MBBS, BDS, BAMS, इस तरह के जो मेडिकल कोर्सेस हैं, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा लगेगा, वो फादर और मदर का आधार कार्ड और पैन कार्ड। यहाँ पर ये आपके लिए अनिवार्य है। अगर फादर नहीं है, डेथ हुई है, तो वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट आपने जोड़ना है। उसी तरह अगर आपका गैप हुआ है किसी एकेडमिक ईयर में, तो गैप सर्टिफिकेट का भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल स्टूडेंट है जिसकी शादी हो चुकी है, तो वहाँ पर उसने अपने हस्बैंड का इनकम सर्टिफिकेट जोड़ना चाहिए। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो जब आप जोड़ते हैं तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जोड़ने के बाद में उससे रिलेटेड जो स्कॉलरशिप है उसको आप अप्लाई कर सकते। तो चलिए, ये हुई डॉक्यूमेंट की जानकारी। अब देखिए, स्कॉलरशिप कब से कब तक मिलती है। तो आपने 10th पास कर ली, आप 11th 12th में हैं, तो यहाँ पर भी आप ओपन मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर डिप्लोमा के लिए एडमिशन लेते हैं तो आप डिप्लोमा के लिए DT स्कॉलरशिप होती है। देखिए, यहाँ पर हर तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, तो इस तरह से महा-DBT में हर तरह के डिपार्टमेंट है, मागास वर्ग के डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। तो आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उस डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 11th 12th के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा में अगर है तो डिप्लोमा के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 12th के बाद जितने भी कोर्सेस हैं, फिर वो मेडिकल कोर्सेस हो, प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेस हो, या फिर BA, BCom, BSc जैसे कोर्सेस हो, D.Ed, B.Ed है, LLB है, D फार्मेसी, B फार्मेसी, जितने भी कोर्सेस है, सभी कोर्सेस के लिए महा-DBT स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। अब सिर्फ सवाल आता है कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या फिर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर आपको महा-DBT स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे आप। लेकिन अगर जिसने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको माइनॉरिटी स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 25,000
अगर आप डे स्कॉलर है तो 25,000 और अगर आप हॉस्टलर हैं तो 30,000 की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्कॉलरशिप कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो होती है ओपन स्कॉलरशिप, जिसे EBC स्कॉलरशिप, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास। इसके लिए इनकम क्राइटेरिया जो है 8 लाख रुपए से अंदर का होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इनकम सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। EBC स्कॉलरशिप के लिए आप देख सकते हैं कि 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया है और उसी के साथ में आपकी जो भी ट्यूशन फी होती है उसमें 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, एग्जम्पशन मिल जाता है। और उसी तरह ओपन कैटेगरी का अगर स्टूडेंट EBC भी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकता है और उसी के साथ में पंजाबराव देशमुख स्कॉलरशिप को भी, हॉस्टल स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपका उसके जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताया वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आप EBC स्कॉलरशिप में 50% डिस्काउंट ले सकते हैं और इधर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता में आप 8,000 या फिर 28,000 ये स्कॉलरशिप आप पा सकते हैं। OBC के लिए पंजाबराव देशमुख स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए OBC, SC, ST, NT ये रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उन्होंने जब अगर एडमिशन आप रिजर्व कैटेगरी के बेस पर लिया है तो आपने स्कॉलरशिप भी वही अप्लाई करनी है। आप वहाँ पर दूसरी कोई स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपको एडमिशन के टाइम पर ही 50% कंसेशन दिया जा चुका है। तो OBC वालों ने OBC स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है, SC वालों ने SC के लिए, ST वालों ने ST स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। 50% एग्ज़ाम फ़ी कम होती है और उसी के साथ में आपको कुछ अलाउंस भी मिलता है, जो अलाउंस अलग अलग तरीके से होता है। आपको कितना अलाउंस मिलेगा ये आप किस तरह से जानेंगे, तो इसके सिंपल प्रोसीजर है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं और फॉर्म सबमिट हो जाता है उसकी जब आप प्रिंट निकालते हैं तो आप लास्ट पेज पर नीचे देख सकते हैं, ये जो लास्ट पेज पर नीचे अमाउंट आ जाती है कि एप्लीकेबल अमाउंट आपकी कितनी है, बेनिफिशियल अमाउंट कितनी है, तो इतनी अमाउंट आपको मिल जाएगी। ये जो अलाउंस होता है वो ईयरली होता है। ये 900 से 1900 रुपये डे स्कॉलर के लिए और 1500 रुपये से 4250 एनुअली हॉस्टलर के लिए। तो इस तरह से अगर OBC स्टूडेंट जो है अगर पंजाबराव देशमुख में अप्लाई नहीं कर सकता तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको हॉस्टल अलाउंस नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो फॉर्म फिलअप करेंगे यहीं पर जब वो हॉस्टल का प्रूफ जोड़ देता है तो उसको 4250 के हिसाब से सालाना अलाउंस मिल जाता है। लेकिन SC, ST, NT, विजेंट आदिवासी बहुल जो आदिवासी क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कंसेशन ज़्यादा है OBC के मुकाबले में। यहाँ पर कुछ केसेस में 100% तक रिइंबर्समेंट मिलता है, मतलब आपकी टोटल फीस माफ़ हो जाती है। और उसी तरह आपका मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसमें डे स्कॉलर के लिए 5,500 रुपये तक और हॉस्टलर के लिए 12,500 रुपये तक का डे अलाउंस मिल जाता है, ईयरली अलाउंस मिलता है। लेकिन ये जो SC, ST के लिए जो स्कॉलरशिप होती है जिससे 100% फी रिइंबर्समेंट होती है, तो इसके लिए इनकम क्राइटेरिया जो है वो 2.5 लाख का है। ये ज़रूर ध्यान में रखें कि बाकी सब केसेस में 8 लाख रुपए है, लेकिन इस केस में आपको 2.5 लाख का ही क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब जैसे कि मैंने कहा कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, सिख, तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप होती है। अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो DTE से, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट से है तो DMER, और अगर हायर एजुकेशन जैसे सम कॉमर्स, साइंस वगैरह अगर ले रहे BSc, BCom वगैरह, तो वहाँ पर आप DHE से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए आपने सिर्फ माइनॉरिटी का फॉर्म भरना है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट मैंने कहा कि 25,000 होती है और हॉस्टल अगर होगा तो 30,000 तक आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है इसका सही आंकड़ा जो है वो MahaDBT का फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप लास्ट में देख सकते हैं। अब देखिए, मैं यही कहूँगा कि जितने भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, जो महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेज है ऑलरेडी वो तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो अगर महाराष्ट्र से बाहर कर्नाटक या कहीं दूसरी तरफ गोवा, आंध्र प्रदेश में अगर आपने एडमिशन लिया है और आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है तो आपको वहाँ तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन आप MahaDBT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम आता है कि आपका कॉलेज जो है वो उस MahaDBT पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। एक पहली चीज़ ये है। और सेकंड चीज़ मैं यही कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप होते हैं वो इनकम बेस होते हैं, मेरिट बेस होते हैं, लेकिन MahaDBT के तकरीबन 90% स्कॉलरशिप जो है ये जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उन सबको मिल जाती है। अब ये एक बार आप स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो सेकंड ईयर में आपको ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट और उसके बाद में सेकंड ईयर का बोनाफाइड या फी रिसीट,
और इनकम सर्टिफिकेट उस साल का, बस इतना ही आपने जोड़ना है और रिन्यूअल करना है। तो ये रिन्यूअल की प्रोसीजर भी बहुत इजी है। ये देखिए, आप वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपने डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स, पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपने अप्लाई करना है, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और जब अगर आप सबमिट करते हैं तो इंस्टीट्यूट लेवल पर आपका एप्लीकेशन जो है वेरीफाई होता है। अगर इन केस कोई क्वेरी होती है या कोई डॉक्यूमेंट गलत होता है या फिर मालूमात अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आपका सेंड बैक टू एप्लीकेंट इस तरह से रिमार्क्स आके एप्लीकेशन वापस आता है। तो आपने उस एप्लीकेशन को जो रिमार्क्स बताया गया है, जो क्वेरी बताई गई है, उसको सबमिट करके फिर से रीअप्लाई करना है। तो इसमें बहुत ही आसान तरीका है और मैं यही कहूँगा कि जैसे ये आप नंबर देख रहे हैं, ये हमारा माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, क्वेरी आती है, तो आप यहाँ इस पर पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपके नज़दीक कोई सुविधा नहीं है फॉर्म फिलअप करने की तो आप अपने डॉक्यूमेंट भी इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे ऑफिस से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप करके दिया जाएगा। रिन्यूअल के लिए और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% होना ज़रूरी है सेकंड ईयर के लिए। उसी तरह आपका जो गैप सर्टिफिकेट है, वो गैप जो होता है एकेडमिक ईयर में, वो 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। 2 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके लिए गैप सर्टिफिकेट आपने जोड़ना है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन कास्ट वैलिडिटी नहीं होती है। तो इन ऐसे केसेस में आपने पहले ही सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो आप वो स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए, या अदरवाइज़ आप EBC स्कॉलरशिप ले सकते हैं या माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो ये होती है कि आप एक बार फॉर्म फिलअप करते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें। आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है इसको संभाल के रखें और वक्त ब वक्त लॉगिन आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने स्टेटस को चेक कीजिए कि आपका फॉर्म इस कौन से स्टेटस पर है। मतलब पहले इंस्टीट्यूट से वेरीफाई होता है, फिर डेस्क लेवल 1 से वेरीफाई होता है, फिर डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट या मेडिकल डिपार्टमेंट जो आपका होता है वहाँ से वेरीफाई होता है और उसके बाद में आपके इसमें अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब देखिए, आप जब भी वहाँ पर रिडीम ऑप्शन एक होता है कि जब आपकी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट होती है और अप्रूव हो जाती है तो रिडीम एक ऑप्शन खुल जाता है। तो रिडीम में आप अगर देखेंगे तो डिस्क्राइब किया होता है कि इंस्टीट्यूट को कितना पेमेंट जाएगा और स्टूडेंट को कितना जाएगा। तो स्टूडेंट के सामने जो पेमेंट लिखा है वही स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा और जो इंस्टीट्यूट के सामने जो लिखा हुआ है वो पेमेंट जो है वो अमाउंट इंस्टीट्यूट को जाएगी। बहुत सारे केसेस में डिसबर्समेंट अंडर DDO ऐसे स्टेटस दिखाता है या फिर इन प्रोसेस ऐसे दिखाता है, तो थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट सही से मतलब आधार लिंक्ड है और आपका अकाउंट PFMS सिस्टम से जुड़ा हुआ है आपकी बैंक, तो पेमेंट आने में कोई दिक्कत नहीं होती। इन केस अगर पेमेंट नहीं आता है तो आपने वो चेक कर लेना है ये दोनों चीज़ों को कि आपके अकाउंट में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या आधार से लिंक है या नहीं है। सेकंड चीज़ इसमें सबसे ज़रूरी, बहुत सारे बैंक में आधार कार्ड लिंक होने में दिक्कत होती है। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप अपना बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है, अभी इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक बन चुकी है, 500 रुपीज़ में विदिन 1 डेज़ आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है और आधार लिंक भी 2 से 3 दिन के अंदर हो जाता है। तो ये थी महाडीबीटी स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी। लेकिन इसका फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, फॉर्म भरते वक्त आपने क्या सावधानियां बरतनी है और इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू फिलअप महाडीबीटी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो वो भी, उसकी भी लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप वो भी। और ये नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप अपने सवालात को, अपने क्वेरीज़ को व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। ये सिर्फ व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। और उसी तरह मैं चाहूँगा कि मालूमात सेंटर की इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर तरह की इन्फॉर्मेशन, मालूमात आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।